हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रियंका क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक्स की स्टडी आप सभी इस वीडियो में करेंगे। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक है अम्ल, एसिड। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अम्ल क्षार की कई परिभाषाएं हैं। पहला है आर्हेनियस के अनुसार, दूसरा ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार, तीसरा लुईस के अनुसार। ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा को आधुनिक परिभाषा के नाम से भी जाना जाता है। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार प्रोटॉन डोनर कॉल्ड एसिड, जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो बेस कहलाते हैं। प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। लुईस के अनुसार लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड कहलाते हैं और लोन पेयर डोनर बेस कहलाते हैं। जो लोन पेयर ग्रहण कर ले वह एसिड है, जैसे BF3 बोरान ट्राई फ्लोराइड। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और जो लोन ये एसिड हो गया लुईस के अनुसार, और जो लोन पेयर दे सके वो क्षार हो गया, जैसे अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये दे सकता है, तो ये क्या है, लुईस के अनुसार ये क्षार है। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं अम्ल की परिभाषा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अभी हम लोगों ने आर्हेनियस की परिभाषा पढ़ी थी कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग या आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये सब जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए यह एसिड है। H+Cl-। आप लोग ये जान लीजिए कि पहले आर्हेनियस की थ्योरी आई कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे वो बेस। लेकिन जो पदार्थ जलीय विलयन में ना घुलें तो उनका कैसे पता चलेगा, इसके लिए ब्रांस्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट आया था कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे ग्रहण करे वह एसिड है, और जो प्रोटॉन दे सके प्रोटॉन दाता हो वह बेस है। सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो उसे तनु अम्ल कहते हैं, मतलब डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में है और जल कम मात्रा में है, वो सांद्र अम्ल है, कंसंट्रेटेड एसिड है। और जिसमें अम्ल कम मात्रा में है और जल अधिक मात्रा में हो, क्या है,
तनु अम्ल है, डाइल्यूटेड एसिड है। नेक्स्ट है क्षारक, बेस। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हों वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है सूचक, इंडिकेटर। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक क्या करते हैं? अम्ल में एक रंग और क्षारक में दूसरा रंग देते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सूचक, पहला प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त हों वो क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। उदाहरण लिटमस, हल्दी, गुड़हल का फूल, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। लिटमस अगर अम्ल है तो लिटमस क्या करता है? अगर लिटमस पेपर पे अम्ल गिराया जाए तो वह लाल में बदल जाएगा, लाल रंग में। और अगर लिटमस पेपर पर क्षार गिराया जाए तो वह नीले रंग में बदल जाएगा। हल्दी अम्ल की उपस्थिति में पीला हो जाएगा और क्षारक की उपस्थिति में लाल हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि लिटमस अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाता है और क्षारक की उपस्थिति में नीला हो जाता है। इसी प्रकार हल्दी अम्ल की उपस्थिति में पीला और क्षारक की उपस्थिति में लाल हो जाता है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। दूसरा है कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। उदाहरण फिनाल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सब कृत्रिम सूचक हैं। फिनाल्फ्थलीन अम्ल की उपस्थिति में कलरलेस हो जाता है और क्षारक की उपस्थिति में पिंक कलर का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल की उपस्थिति में ऑरेंज कलर का रहता है और क्षारक की उपस्थिति में पीला रंग देता है। यह बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 1 नंबर का पूछा जाता है। अगला है गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण प्याज का रस अम्ल की उपस्थिति में तीक्ष्ण गंध देता है और क्षारक की उपस्थिति में कोई गंध नहीं देता। वनीला
अम्ल की उपस्थिति में उसी स्मेल का रहता है और क्षारक की उपस्थिति में कोई गंध नहीं देता। लौंग का तेल अम्ल की उपस्थिति में उसी स्मेल का रहता है और क्षारक की उपस्थिति में कोई गंध नहीं देता। यह सब गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। पहला, धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक आपस में अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अम्ल और क्षार दोनों जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो भी आप पीछे देखे हैं पिछले पेज पे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो उसे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण इस ऑपरेटर्स से हम लोग करेंगे। ये स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक का मिक्सचर है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लेते हैं और ये आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। उस हाइड्रोजन गैस को इसमें पहले से ही साबुन का पानी भरा हुआ है और यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आती है, इस पानी से होकर ऊपर उठती है। यहाँ जब इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इस जलती हुई मोमबत्ती के कांटेक्ट में आती है और हाइड्रोजन गैस जलती है, जिससे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। पहले हम लोग देख लेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उसके बाद फिर बाइकार्बोनेट के साथ देखेंगे। तो अम्ल और धातु कार्बोनेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये धातु कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, ये जो आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड मतलब लवण का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही निर्माण होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलिए देख लीजिए अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं। ये पहले ऊपर वाली देख लीजिए। 2HCl मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। Cl यहाँ 2 है, यहाँ पे
1 है तो इसके पहले 2 लगा दीजिए। सोडियम यहाँ पे 2 है, अब यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। कार्बन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इस तरह से यह अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें देख लीजिए HCl प्लस NaHCO3 2 गिव NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो हाइड्रोजन एक यहाँ एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में 1 Cl, प्रोडक्ट में भी 1 Cl, रिएक्टेंट में 1 सोडियम, प्रोडक्ट में भी 1 सोडियम। रिएक्टेंट में 1 कार्बन, प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन। रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 3 हाइड्रोजन। तो दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो यह भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, संतुलित ऑलरेडी। क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो क्षारक है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। पिछले पेज पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा था उसका परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा था धातु कार्बोनेट के साथ हमले की अभिक्रिया या बाइकार्बोनेट के साथ हमले की अभिक्रिया से लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, और अगर अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो दूधिया रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेंगे, तो जिससे दूधिया रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट लिए हैं, तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करने के लिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाएगा, तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। अब यहाँ अभिक्रिया देखिए, ये चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाएगा तो ये दूधिया क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। अब अगर बहुत देर तक यह कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करते रहेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं, जिससे दूधिया रंग गायब हो जाता है। यह अवक्षेप होता है इसीलिए दूधिया रंग होता है, और यह घुलनशील होता है जिससे दूधिया रंग गायब हो जाता है। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया।
जब हम लौह और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लौह और जल का निर्माण होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की उपस्थिति। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर के लवण का निर्माण और जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो यहाँ CuCl2 होना चाहिए, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। CuCl2 होना चाहिए यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए बैलेंस है रिएक्शन की नहीं, तो कॉपर यहाँ रिएक्टेंट के साइड 1 है, प्रोडक्ट के साइड भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, और Cl यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण और जल का निर्माण ये भी करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है। अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, ये जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसको भी देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम इधर 1 है, प्रोडक्ट के साइड भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है। वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे बाद में संतुलित करते हैं और सबको पहले कर लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।